नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीमो अली खामनाई के बीच टकराव अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ट्रंप ने आज ऐलान किया कि वो अली खामनाई का सारा निज़ाम बदलने जा रहे हैं, यानी तख्ता पलट की उल्टी गिनती अमेरिका ने शुरू कर दी है। इसकी धमकी किसी और ने नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई ने आज सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज किया। खामनाई ने कहा कि अगर ट्रंप दखल देते हैं ईरान में तो इस बार उनकी फौज मध्य एशिया में जितने यूएस एयरबेस हैं उनको उड़ा देगी। और खामनाई ने यह भी कहा कि उनका मिसाइल सिस्टम अब पूरी तरह रेड अलर्ट पर है। अब दोस्तों, एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो दूसरी ओर इस्लामिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर इमाम अली खामनाई हैं। जिस तरह से दोनों में आर पार की लड़ाई है, उससे ऐसा लगता है, अंदेशा होता है कि हम और आप और पूरी दुनिया बहुत जल्द भयानक जंग, दुनिया की सबसे भयानक जंग देखने जा रही है। अब दोस्तों, जहाँ तक जंग का मामला है, इसलिए मुझे ये मामला सीरियस लगता है क्योंकि एक तरफ जब से बागियों पर काबू पाया, बगावत पर जब से काबू पाया है ईरान में खामनाई लगातार अपने टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल एडवाइज़र्स के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ईरान में मिसाइल सिस्टम को बूस्टअप कर दिया है और ईरान की जो सेना है बैरक के बाहर पोजीशन लेती हुई दिख रही है। इस तरह की बातें हो रही है। उधर ट्रंप जो हैं वो अपने सैनिक अफसरों के साथ उन्होंने लगातार 3 दिन तक मीटिंग करी और उसके बाद अमेरिका के 2 सबसे खतरनाक जहाज़ी बेड़े, जिसे आप एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, वो ईरान की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। इनमें मध्य सागर की तरफ जो जहाज़ी बेड़ा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है। इस जहाजी बेड़े का नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन है और ये ईरान के समंदर की तरफ बढ़ रहा है। स्ट्राइक पोजीशन, जहां पर उसे स्ट्राइक की पोजीशन लेनी है, उससे सिर्फ 5 दिन की दूरी पर है। दूसरा जो जहाजी बेड़ा है उसका नाम है यूएसएस जॉर्ज बुश। ये भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, मध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है और स्ट्राइक पोजीशन से सिर्फ 7 दिन की दूरी पर, आप कह सकते हैं जहां से फाइटर प्लेन टेक ऑफ करेंगे बमबारी के लिए, वहां पर इन जहाज़ों की पोजीशन होगी, जिसे स्ट्राइक पोजीशन कहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने अपने सबसे खौफनाक बॉम्बर्स B-2 बॉम्बर फाइटर प्लेन्स भी अमेरिकी बेस से रवाना कर दिए। अब इसके मुतालिक दोस्तों कोई खबर नहीं होगी, मीडिया से इन B-2 बॉम्बर्स की लोकेशन छुपाई जा रही कि ये इस वक्त हैं कहाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सी के कहीं आसपास इनको पोजीशन किया जाएगा। दूसरी तरफ खामनाई ने अपने मिलिट्री लीडरशिप से बात करी और उसके बाद वहाँ के जो डिफेंस के चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य एशिया में जहाँ जहाँ यूएस एयरबेस हैं, वो चाहे कतर में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो ओमान में हो, इन एयरबेसेस पर जो स्ट्राइक करनी है उसकी फाइनल प्लानिंग हमने कर ली है। और हमला होते ही, अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से, तो कुछ ही घंटे में ये जो एयरबेस हैं इस पर हम स्ट्राइक करेंगे, ईरान स्ट्राइक करेगा। अब दोस्तों, जो सवाल है, बड़ा सवाल है, वो ये कि अगर ट्रंप स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही जहाज़ी बेड़े स्ट्राइक पोजीशन पर पहुंचेंगे और उसके बाद हमला होता है, बमबारी होती है, जैसे पिछली बार 2025 जून में अमेरिका ने किया था, अगर इस तरह की स्ट्राइक होती है तो क्या, जिस तरह के ईरान के आर्मी के चीफ बोल रहे हैं, खामनाई संकेत दे रहे हैं, उनके मिलिट्री एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र बार बार सरकारी टेलीविज़न पर ऐलान कर रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो क्या वाकई जो सऊदी अरब, ओमान और बाकी देशों में, इस्लामिक देशों में जो यूएस एयरबेस है उन पर स्ट्राइक होगा? और ये अगर स्ट्राइक होता है, रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है, तो क्या ये सारा माहौल, ये सारी टेंशन, कन्फ्लिक्ट एक जंग की तरफ बढ़ सकती है? और ये जंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस सदी की
सबसे खौफनाक जंग हो सकती है। अब ट्रम्प की जो तैयारी, वो तो आपको चैनल से पता ही लगी जाता है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया के चैनल हो या हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के चैनल हो, लेकिन क्या तैयारी ईरान कर रहा है ये खबरें बहुत कम मिल पाती हैं। और आज इसीलिए दो खास मेहमान हैं हमारे साथ अहमद काज़मी साहब होंगे। तकरीबन 40-45 बरस उनके ईरान, मिडिल ईस्ट, इज़राइल, इस कन्फ्लिक्ट में उन्होंने रिपोर्टिंग करी है। वो हमारे साथ रूबरू होंगे, उनको सुनिएगा, कुछ अंदर की खबर वो देंगे। और हमारे साथ अमरीश मिश्रा हैं। अमरीश मिश्रा इसी महीने तेहरान में थे, वहाँ उनकी मिलिट्री एक्सपर्ट से बात हुई, वहाँ के तमाम संपादकों से बात हुई, वहाँ पर वो राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिले, वहाँ पर वो खामनाई के एडवाइज़र से भी मिले। उनको सुनिए, क्योंकि सबसे ताज़ा जानकारी आज की तारीख में अमरीश मिश्रा को है, और अमरीश मिश्रा जो भी कुछ बोलते हैं उसमें बड़ी गहराई होती है। अमरीश जी, जिस तरह से ट्रंप ने पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट में क्लैरिफाई कर दिया है कि हम अब ईरान की इस निज़ाम को बदलने जा रहे हैं, हमें अली खामनाई को कुर्सी से उतारना है, वही हिंसा के जिम्मेदार हैं और हम तख्ता पलट करके रहेंगे, ये ट्रंप के इंटरव्यू में साफ बयान है, साफ स्ट्रेट। और उधर अली खामनाई कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ही जिम्मेदार हैं, वो अपराधी हैं, उन्होंने अपराध किया, हमारे यहाँ हिंसा कराई और हम बदला लेके रहेंगे। हम यूएस जितने भी एयरबेस हैं उनको हम तबाह करके ही चैन लेंगे। तो दोनों सर्वोच्च नेताएं, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर ईरान के, ये जो टकराव बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, कि आपको लग रहा है अमरीश जी की जंग के आसार आपको दिख रहे हैं, जंग अब करीब है और जंग होकर ही रहेगी? 100% जंग होकर ही रहेगी, ये मेरा मानना है। और उसकी वजह देखिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो जो इस समय की जो पूरी अमेरिका की सिचुएशन है, ट्रंप ये समझ रहा है कि उसको इतनी बड़ी जो जो हमला खामनेई, इमाम खामनेई ने कल किया, इसमें उन्होंने सीधे ट्रंप को अपराधी कह दिया। कभी को भी ट्रंप को किसी ने अपराधी ऐसे नहीं कहा है। उसके बाद ट्रंप को उन्होंने सीधे कहा कि हमारे यहाँ की हिंसा के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो ट्रंप ने देखिए क्या किया, महत्वपूर्ण बात यह है, ट्रंप ने जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पर्शियन वेबसाइट है उस पे उसने पूरा एक पर्शियन में लिख के, वो अवेलेबल है पर्शियन वेबसाइट में, ये लिख दिया कि अब समय आ गया है ईरान में सत्ता दखल का। ऐसा पहले भी नहीं हुआ था, जो अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा नहीं हुआ था कि पर्शियन वेबसाइट में उसने पूरा लिख के टांग दिया था, जिसे लिटरली आप कहिए तो टांग दिया उसने, नोटिस चिपका दी कि अब जो है हम तख्ता पलटेंगे। होना। हाँ जी, तो उसने अपना इंटेंशन सब कर दिया। और इसको लेके जो घटनाएं हो रही है, देखिए अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज के पास पहुंच ही रहा है। मेरे ख्याल से उसका ना पहुंचना भी एक वजह थी कि ट्रंप ने स्ट्राइक नहीं किया। इब्राहिम लिंकन पहुंच रहा है और एक जॉर्ज बुश जो उनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी पहुंच रहा है। ये दो नए एयरक्राफ्ट कैरियर ये पहुंच रहे हैं। और हमने पिछली बार आपसे जब बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो ये बात हुई थी कि कहीं ना कहीं नेवल इश्यूज पे जो नेवल तैयारी है अमेरिका की कमजोर है, इसलिए वो स्ट्राइक नहीं कर पाया। अब वो मजबूत हुई है। उधर ईरान में रशियन डिफेंस सिस्टम्स और पहुंचे हैं और ईरान की कुछ मिसाइल्स जो 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती हैं, ये वहां पर एक तैयारी ईरान ने भी अपनी की है। और ये इंडिकेट किया है कि इस तरीके के हमारे पास ढेरों मिसाइल्स हैं और हम एक साथ ईरान और अमेरिकन बेसिस पे हमला करने के काबिल हैं। जी, बड़ी बात अमरीश जी ने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, वेबसाइट पर, अमेरिकन सरकार की पर्शियन वेबसाइट पर नोटिस चिपका दिया गया एक तरह से कि इस रिजीम को हम बदलने जा रहे हैं, अली खामनाई की रिजीम को हम बदलेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका जो है अपने दो जहाजी बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते हैं, दो बड़े जहाज, अब्राहम लिंकन एक जहाज का नाम है, दूसरे का नाम जॉर्ज बुश है, दोनों जहाज ये मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और एक जहाज पहले से ही वहां खड़ा है। इसके अलावा यूएस एयरबेस में हलचल दिख रही। तो कुल मिलाकर आसार जो आप कह सकते हैं कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं इस वक्त मध्य सागर में, मध्य एशिया में। क्या काज़मी साहब, आप तो लगातार टच में रहते हैं, चाहे
ईरान के बड़े बड़े संपादक हों या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, आपकी बातचीत होती रहती है, क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अली खामनाई ने मूड बना लिया है, मिलिट्री लीडरशिप को अलर्ट कर दिया है, आर्मी बैरक से बाहर निकल रही है, मोर्चा लेने जा रही है, और जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर ईरान को बहुत नाज है, जिससे इजराइल भी डरता है, क्या उस मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जा रहा है? यकीनी तौर पर देखिए, आयतुल्लाह खामेनाई वो फौज के कमांडर भी हैं, और उन्होंने जिस तरह से साफ ट्रंप के खिलाफ इतना मजबूती से क्रिमिनल कहना, वो खुद अपने आप में सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, कि इशारे दे रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। और लेकिन एक बात है, ईरान की तैयारी पूरी होने के साथ साथ उस सब के बावजूद ईरान पहले हमला नहीं करेगा। वो जो प्रिएम्प्टिव की बात बीच में कर रहे थे, कुछ लोगों ने इशारे दिए थे वहां के स्पीकर ने और कुछ दूसरे लोगों ने, लेकिन अब तेहरान में ये तय किया गया है कि प्रिएम्प्टिव नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई बहुत मजबूत करेंगे। और बूस्टअप की जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी बहुत तैयार हैं। कई शहर हैं अंडरग्राउंड जो मिसाइलों के पूरे पूरे एक अंडरग्राउंड उस फैसिलिटी का वीडियो एक बार जारी किया था, तो वहां के बड़े जिम्मेदार ने यह कहा था कि अगर हम हर फ्राइडे, उनका वीकेंड फ्राइडे में होता है, अगर हर फ्राइडे हम एक मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने दिखाएं तो 2 साल लगेंगे। तो तैयारी उनकी है। ये जो 2000 मिसाइल की बात होती है, ये बहुत छोटा फिगर है। ये इससे कहीं ज्यादा ईरान के पास वो मिसाइलें तैयार हैं, जो इजराइल नहीं बल्कि और दूर तक भी, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी वहां तक वो पहुंच सकते हैं। जी 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 जी, बड़ी आपने जानकारी दी कि मिसाइल सिटीज़ हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है, वो सब के सब रेड अलर्ट मोड पर हैं और सबके निशाने सधे हुए हैं कि किस यूएस एयरफील्ड पर किस मिसाइल से हमला होगा। ये सारा ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार है, ये वो कह रहे हैं। इस बात की जो है एक तरह से आप तस्दीक कर रहे हैं काज़मी साहब। एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा अमरीश भाई, क्या ये खबर सही है, ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में चाइना के हवाई जहाज़ ईरान में, तेहरान में उतरे हैं और इन जहाज़ों में, चाइना के जो जहाज़ हैं, इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट था, सैन्य सामान था? क्या ये बात सही है? आपको वहाँ से कुछ लोगों ने बताया इसके बारे में कि चीन के 2 बड़े विमान या कई विमान उतरे हैं और इसमें से मिलिट्री इक्विपमेंट उतारा गया है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था 2 जनवरी 2026 को जब मैं आ रहा था, तो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के पास ही मेहराबाद एयरपोर्ट है, मतलब पास नहीं है वो, उसका दूसरा ट्विन एयरपोर्ट है तेहरान का। वहां पर चाइनीज एयरक्राफ्ट तो लैंड हो रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर था। और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें रशियन कार्गो प्लेन्स और चाइनीज कुछ फाइटर जेट्स की बात मैं कर रहा हूं, वो उतरे। अब फाइटर जेट्स उतरने का मतलब यह है कि जो ईरान का एक कमजोर पहलू समझा जाता है कि मिसाइल्स तो उसके पास हैं, लेकिन एयरफोर्स अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये जो समझा जाता है, क्या इसको मजबूत किया जा रहा है? क्योंकि ये वहां पर जब ईरान में बात होती थी तो ये सवाल हम लोग पूछते थे कि एयरफोर्स के मामले में तो इजराइल और अमेरिका ज्यादा मजबूत है और आप मिसाइल के मामले में मजबूत हैं, तो इस चीज को क्या करेंगे? तो वो उन्होंने कहा था कि पहले से स्थिति अब बहुत फर्क हो गई है। हमने एयरफोर्स में अपने फाइटर जेट्स को भी स्ट्रांग किया है और बाहर से मदद आ रही है, ये बात भी साफ हुई थी। और ये देखिए, अगर अचंभा नहीं होना चाहिए अगर युद्ध होता है तो चाइना के फाइटर जेट्स यूज में आए, ये इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। काज़मी साहब, क्या चाइना के फाइटर जेट्स, चाइना के का सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, चाइना क्या इस बार आगे बढ़कर ईरान की मदद कर सकता है, अपने फाइटर प्लेन्स दे सकता है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ? आपको लग रहा है? इस बार रूस की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, दोनों की तरफ से टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और हथियार और जहाज देने की बात बिल्कुल तय हुई है। और ईरान भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो डायरेक्ट आकर के जंग में
शामिल होंगे, लेकिन वो इतनी मदद मिलती रहे। ईरान से कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनके से मेरी बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि इतनी सपोर्ट भी रहे वो हमारे लिए यानी ईरान के लिए काफी है। उनके पास अपनी तैयारी इतनी मजबूत है, फौजी तैयार हैं, मिसाइल तैयार हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं, पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। और अब वो जो साइबर हैकिंग, और जैसे कि जून में शुरू हुई थी जंग, पहले दिन हैकिंग कर ली गई थी और उसकी वजह से वो सही वक्त पर काम नहीं कर सके थे, उस सब का इंतजाम बेहतर किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तैयारियों का अंदाज ट्रंप को भी है, नेतन्याहू को भी है, और उन्हें ये जो अब ऑप्शंस जो है वो जरा कम होती जा रही हैं, लेकिन वो जो रिजीम चेंज करने का जो जुनून है, जो शौक है, जो चाहते हैं कि किसी तरह से आयतुल्लाह खामेनेई के हाथ से निकल जाए, वो खत्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए जंग के इम्कान बहुत ज्यादा लगते हैं। जंग होकर रहेगी, क्योंकि ट्रंप जो कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसमें जंग लाजमी है, जंग के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अमरीश जी, ये बताइए, ये जो रज़ा पहलवी हैं, क्राउन प्रिंस हैं और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर चाहते हैं कि अली खामनेई की निज़ाम को, उनकी सरकार को हटाया जाए और रज़ा पहलवी को कुर्सी सौंप दी जाए। क्या रज़ा पहलवी को बैठाना, अगर मान लीजिए अगर खामनेई को किनारे कर देती है अमेरिका, तो क्या रज़ा पहलवी ईरान चला पाएंगे, या रज़ा पहलवी का वहाँ कोई वजूद नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं जो उनके नारे लगा रहे हैं? क्या रज़ा पहलवी सत्ता परिवर्तन में ट्रंप कार्ड है या नहीं है? मेरे ख्याल से वो ट्रंप कार्ड नहीं है। रज़ा पहलवी को इस्तेमाल किया गया कि भाई एक सिंबल, एक कम से कम सिंबल होना चाहिए कि जो पहले, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब रिजीम चेंज होता है तो आपको सिंबल की जरूरत होती है। तो अभी अमेरिका के पास इससे बड़ा सिंबल नहीं है कि इस्लामिक जब क्रांति थी तो उसके पहले क्या था, शाह था, तो शाह का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वो उसका बेटा है। तो एक सिंबल चाहिए, तो उन्होंने उसको आगे किया, उससे सारी बातें स्क्रिप्ट CIA मोसाद ने लिखी थी, उसने बोली। लेकिन अमेरिका का असली गेम क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें देखिए जो कल महिला गिरफ्तार हुई है, नाज़नीन बरादरान, और जो पूरा एक नेटवर्क वो हुआ है, आज भी सामने आया है कि बहाइस का और बहुत सारे और जो ईरान में एंटी मुस्लिम, उनका एक नया गठबंधन भी बन रहा है। काज़मी साहब, क्या सद्दाम हुसैन को जिस तरह से अमेरिका ने आसानी से हटा दिया, क्या इस तरह से खामनेई, इनकी भी सरकार, इनकी भी हुकूमत बदली जा सकती है, या ये नामुमकिन है? देखिए, मौजूदा हालात में बिल्कुल नामुमकिन है, और उसकी कुछ वजहें हैं। देखिए, इस रेवोल्यूशन के फौरन बाद 8 साल की जंग हुई जो सद्दाम हुसैन ने शुरू की थी अमेरिका के कहने पर। उसमें तकरीबन हर घर से शहीद हुए हैं लोग, और इसके बाद भी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। और वो इस्लामिक रिपब्लिक, आयतुल्लाह खामेनेई, और जो इमाम खुमैनी जो पहले फाउंडर लीडर थे, उन सबके साथ जो मजहबी और पॉलिटिकल अटैचमेंट है और जिस तरह की उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतना आसान है। और ईरान में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने ऐसे हथियार बनाए हैं जो अमेरिका और इजराइल और दूसरे मुल्कों के हथियारों को भी फेल कर रहे हैं। तो ये अनपढ़ जाहिल नहीं है, साइंस में हर लिहाज से तमाम पाबंदियों के बावजूद उन्होंने तरक्की की है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई आसान काम है जिस तरह से सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया था। आयतुल्लाह खामेनेई बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में है और कहीं ज्यादा पॉपुलर है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ तो उसकी पब्लिक बहुत ज्यादा थी, वो एक लंबे अरसे से वो सप्रेशन कर रहा था। जो आबादी 70% है उसको उसने दबा करके कुचल करके रखा हुआ था। तो वहां की और यहाँ की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, और इन्होंने अपने हथियार भी, अपने हर किस्म की तरक्की जो हो सकती है वो की है इन तमाम पाबंदियों के बावजूद। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह खामेनेई की लीडरशिप इतनी कमजोर नहीं है जैसे सद्दाम हुसैन की थी। सद्दाम हुसैन को हटाना आसान था, लेकिन अली खामनेई से उनको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये काज़मी साहब कह रहे हैं। आखिरी सवाल अमरीश जी, ये बात सही है कि
अमेरिका अपने 2 बड़े जहाजी बेड़े, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनके आपने नाम बताए, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश, ये धीरे-धीरे ये ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, मध्य सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 2 कि जो यूएस एयर बेस है, कुछ बेस पे विमानों की हलचल है, B-2 बॉम्बर भी हो सकता है वहाँ तैनात किए जाएँ। तो जंग ऐसा लगता है कि आज नहीं कल नहीं, लेकिन आने वाले समय में जंग के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। बात एकदम सही है। अगर जंग होती, इन केस ये वॉर होती है, तो क्या ईरान ये युद्ध लड़ने में सक्षम है? क्या ईरान अपना युद्ध लड़ सकता है, या ईरान कहीं ना कहीं सरेंडर भी हो सकता है? जो इस वक्त ईरान में मिसाइल पावर है, या ऐसा बताते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या ये सब चलेंगे और ये एक भयानक युद्ध होगा? ये एक तीसरा विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। तो देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की बात केवल हम और आप अब नहीं कर रहे हैं। अब ये अमेरिका के बड़े इंटेलेक्चुअल, जैसे मैं नाम लेता हूं जेफरी सैक्स जैसे लोग भी कह रहे हैं ईरान और यूएस में युद्ध हुआ, रशिया चाइना दूर नहीं रह सकता, फिर नेटो भी उधर से कूदना पड़ेगा और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, या विश्व युद्ध की ये पूर्व पीठिका होगी, शुरुआत होगी। जैसे 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी, उस तरीके की जो पूरी जो जिस सिविल वॉर में हिटलर और स्टालिन दोनों कूदे थे, तो वो बिल्कुल एक तरह की पूर्व पीठिका थी। वैसे ही ईरान में जो भी होगा वो पूर्व पीठिका होगी तीसरे विश्व युद्ध की। और इसमें देखिए, जो 3-4 बातें लोग भूल जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं। एक तो वो ये है कि जो ईरान के हथियार क्या हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ईरान और अमेरिका में उसका पूरा असेसमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, और जो एक तो मैं वहां देख के आया, वहां पर पूरी सिचुएशन समझ के आया। दूसरा, मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े अमेरिका के और इजरायली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो मैक्सिमम ये समझते हैं कि भाई ईरान जो है वो कुछ इजरायली शहरों को तबाह कर सकता है, फिर अमेरिकन बेसिस पे वो अटैक कर सकता है, लेकिन अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में अगर अमेरिका हमला करे एक साथ, तो ईरान को वो ओवरवेल्म कर सकता है, उनका ये मानना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो समझ दे रहे हैं कि ईरान ने जो अपना डिफेंस जिस तरह से लेकर रखा है, वो बिल्कुल जैसे सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी है, इधर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, फिर ज़िगज़ैग तरीके से सीधी लाइन में नहीं है वो। तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो दूसरा एक विकल्प तैयार है, दूसरे को किया तो तीसरा विकल्प तैयार है। इस तरीके से पूरा मकर जाल, जिसको मेज कहते हैं, वो ईरान में बिछा हुआ है। ओके। काज़मी साहब, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और चाहे सऊदी अरब हो, टर्की हो, ओमान, कुवैत, ईरान, ये सब आपका कई बार आप इन मुल्कों में जा चुके हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर ये जंग होती, जैसे आप दोनों इशारा कर रहे हैं, और आप क्या इशारा कर रहे हैं, ट्रंप और खामनाई साफ साफ संकेत दे रहे हैं, क्या टर्की और सऊदी अरब, 2 बड़ी इस्लामी ताकतें जिनके पास मिलिट्री पावर है ईरान के बाद, क्या सऊदी अरब और टर्की भी पीछे से ईरान के साथ खड़े होंगे, और उनकी क्या ये मजबूरी है? देखिए, सऊदी अरब और टर्की दोनों एक तरह से पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, और ऐसे पड़ोसी हैं जो कभी दुश्मन की शक्ल में आते हैं, कभी दोस्त की शक्ल में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों ने अपनी बात रखी है, और उन्हें यह खतरा है कि अगर जंग छिड़ी तो उनके खिलाफ भी हमले शुरू होंगे, तो अब सूरत हाल ये बिल्कुल नहीं है कि वो इजराइल के साथ खड़े हों, लेकिन ईरान के साथ खुलकर के खड़े होंगे या ईरान को जंग में मदद करेंगे, ऐसा भी नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अलग भी रहें, आइसोलेट भी रहें, तो भी ईरान के लिए वो काफी है। अगर सिर्फ जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिया है सऊदी अरब ने ईरान को कि हम अपना एयर स्पेस, अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे आपके खिलाफ जंग में, मैं समझता हूं उससे इजराइल की हिम्मत काफी कम हुई है और अमेरिका को भी बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। लेकिन ईरान के साथ ये हथियार लेकर के चल पड़ेंगे इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, ऐसा नहीं होगा। दोनों हमारे एक्सपर्ट थे, दोनों का मानना है कि जिस तरह का टकराव 2 सर्वोच्च नेताओं में, एक तरफ इस्लामिक दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आज की तारीख में अली खामनेई, ओपन चैलेंज दे दिया है उन्होंने कि हम ट्रंप से बदला लेके रहेंगे, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ट्रंप
वो कह रहा है कि हम इस रिजीम को, ये जो निज़ाम है, जो सरकार है जिसका नेतृत्व अली खामेनेई कर रहे हैं, उसको हम हटाकर ही मानेंगे। जंग के आसार हैं, लेकिन एक बड़ी जो बात दोनों मेहमानों ने करी, एक्सपर्ट ने, कि इसमें एक तो रशिया और चाइना खुलकर आगे आएगा ईरान के साथ, और दूसरा जो बड़ी ताकतें हैं टर्की और सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट की, ये न्यूट्रल, ये तटस्थ रहेंगी, अपना एयर बेस ये इस्तेमाल नहीं करने देंगी अमेरिका को। और शायद इसीलिए अमेरिका 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे लड़ाकू विमान जो हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे वो मेडिटेरेनियन सी, ईरान की तरफ क्लोज कर रहा है इस वक्त। बहरहाल होगा क्या ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दोस्तों, कोशिश हमारी होगी, और हमारे पास जिस तरह के मेहमान हैं, जिस तरह के एक्सपर्ट हैं, हम लोग तीनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें, समय समय पर अपडेट करते रहें। जो भी बड़ा खबर ब्रेक हो रही है उसका हम आपको सही और भीतर तक एनालिसिस देते रहें, सच्ची बात आपके सामने रखें। आज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इतवार के दिन, और अमरीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। जिस तरह से आपने जानकारियाँ रखी हैं, मुझे लगता है बहुत सी जानकारियाँ देश में बाकी अखबार नवीसों के पास भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।